नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात कांग्रेस में इस्तीफों, बगावत और भूपेश बघेल के विरोध की। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर ही घमासान चल रहा है। इस्तीफे दिए जा रहे हैं, खुलेआम बगावत की जा रही है और बयानबाजी का दौर जारी है। 3 दिन पहले ही राजनांदगांव में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दास वैष्णव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही उन्हें खरी खोटी सुनाई थी और अब कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने तो बाकायदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि भूपेश बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, कई नेता और अफसर उनकी वजह से जेल में हैं, इसलिए राजनांदगांव से उनका टिकट काट दिया जाए। केवल राजनांदगांव ही नहीं बल्कि कांग्रेस में बगावत की आग अनेक जगह लगी हुई है। जांजगीर चांपा, जहां पर कांग्रेस इस बार मजबूत समझी जा रही है, वहीं कांग्रेस के संयुक्त महासचिव रवि पांडे ने पार्टी छोड़ दी है। पांडे का कहना है कि वो पिछले 3 चुनाव से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया गया। उधर सरगुजा में पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की पार्टी में वापसी के खिलाफ कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी ही पार्टी में नाराज नेताओं से जूझ रही है। ऐसे में अंतर विरोध से घिरी कांग्रेस की चुनावी नैया कैसे पार लगेगी और दिग्गज नेता भूपेश बघेल को राजनांदगांव के अंदर बाहर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आज इसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। मसला यही है, वहाँ के नेतृत्व का विषय है। 5 साल जैसा कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा, दाऊ जी ने बहुत भाषण देकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की है सभी कार्यकर्ताओं ने, और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तालियां बजाई। तो मैंने जो देखा उसके हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि वहाँ पर कार्यकर्ताओं के मन में बड़ी पीड़ा है। वहाँ पर किसी एक व्यक्ति के माध्यम से सब कुछ चल गया। कोई उनके नेता है, नवाज कुछ ऐसा नाम है, उनके माध्यम से पूरी सरकार चल गई और लोग पीड़ित होते रहे। अब जब विषय उलटकर सामने आया है तब लोग कह रहे हैं, मैंने सीधा सीधा कहा कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साजिश है, जो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम लोगों ने जो टिकट बांटे, जो प्रत्याशी घोषित की, कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी है और उन सीटों में कांग्रेस जीत रही है। इन सब को देखते हुए जानबूझकर इस तरह के माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा साजिश के तहत इस तरह का काम किया जा रहा है। तो एक तरफ अगर हम देखें फ्लैशबैक में, तो विधानसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता थकते नहीं थे ये नारा देते देते भूपेश है तो भरोसा है, अब लोकसभा चुनाव आते आते तस्वीरें उलट नजर आ रही हैं। आखिर क्या इसका परिणाम होगा, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगेश त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार राहुल टिकरिया जी, भाजपा से नीता लोधी जी, कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी गंगेश जी, क्योंकि जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव के पहले देखा था कांग्रेस पार्टी में, नागेंद्र जी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते उन्हीं भूपेश का काफी विरोध देखने को मिल रहा है और तस्वीरें पूरी उलट नजर आ रही हैं। क्या इसका परिणाम होगा भविष्य में? देखिए अमृता जी, ये आने वाले चुनाव में लोकसभा के बहुत ही कांग्रेस के लिए विपरीत परिस्थितियां खड़ी होती चली जा रही है। लगातार कार्यकर्ताओं का जो असंतोष है वो उभर के सामने आ रहा है। हालांकि इसका हमने पहले ही तय किया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव शायद इसी कारण हारी है कांग्रेस, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को वैसा संतुष्ट नहीं कर पाई, उनकी बातें नहीं सुनी गई। इस तरीके की बात हमेशा आती रहती थी, लेकिन ये बाद में जब रिजल्ट आया तो वो सामने वो सारी चीजें आ भी गई। अब बात जब लोकसभा चुनाव की है तो हाल ही विधानसभा में हार से उभरी कांग्रेस जो है वो अब लोकसभा चुनाव में है। उन्होंने तमाम प्रत्याशियों को भी अलग अलग क्षेत्रों में खड़े किया है। अब वो उनके खिलाफ जो आवाजें उठने लगी हैं वो अपने आप में मुझे लगता है कि एक चिंता में डालने वाली बात है और कांग्रेस नेतृत्व को इस पे विचार करने की बेहद जरूरत है। और मुझे लगता है कि हर प्रत्याशी के पीछे कुछ ऐसे मुद्दे छूटते गए हैं जिसका पूरा फायदा जो है बीजेपी उठा रही है। मसलन आप लीजिए
जांजगीर चांपा में शिव डहरिया जी को खड़े किया उन्होंने, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का ताजा ताजा मामला हर जगह उठ रहा है। कई मामले में वो आरोपी बने हुए हैं, कई जगह उनके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं। इसी तरीके से अभी आपने राजनांदगांव का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं ये असंतोष जो है कार्यकर्ताओं का वो सामने आ रहा है। तो ये अब मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस तरीके से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है। बिल्कुल। नीता जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा था किस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी कहते हुए नहीं थकती थी कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्या हो गया कि भरोसा पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत अपना षड्यंत्र रच रही है और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे कांग्रेस संगठन में लोकतंत्र है और कांग्रेस में कहीं भी अंतरकलह नहीं है, और जो बातें आ रही है और ये लोकतंत्र का पर्याय है कि लोग अपनी बातों को खुलकर कह पा रहे हैं। इससे चुनाव में और कांग्रेस के वोटों में बढ़ावा ही होगा, कमी नहीं हो पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डरी हुई है और जिस प्रकार से षड्यंत्र रच रही है, ये भी जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार से वो क्रियाकलाप करे। और जहां तक है पार्टी में आने और जाने की बात, तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा चुनाव के समय एक परिपाटी होती है, कई लोग इस पार्टी छोड़ के उस पार्टी जाते हैं, कई प्रदेश में ये पार्टी उस पार्टी में आती है। आपने अभी देखा होगा हरियाणा के सांसद भी इस्तीफा देकर हमारी कांग्रेस पार्टी में आए, बिहार से पप्पू यादव, राजेश रंजन यादव, जन अधिकार पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय कर दी। झारखंड के विधायक थे जयप्रकाश पटेल जी, वो बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस प्रवेश किए। हरियाणा के सांसद आए, तो अमृता जी राजस्थान के कई लोग आए, तो अमृता जी बहुत सारे आना जाना चुनावी। मैडम, अगर आप राजस्थान हरियाणा तक जा ही रहेंगे तो थोड़ा मध्य प्रदेश की ओर भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में तो पूरी कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता हैं वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। जी, मैंने बताया ना, मोदी का मैजिक, मोदी वॉशिंग पाउडर एक ऐसी चीज है, मोदी का षड्यंत्र एक ऐसा चीज है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकती है। और आपने जैसा देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो अनुषंगिक संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनका कैसे दुरुपयोग करती है। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स में भी जब पूरा खुलासा हुआ तो देखने में ही मिल रहा है कि किस प्रकार टेंडर देने के लिए ये लोग लोगों से पैसे लेते थे, चंदा लेते थे, और पहले सीबीआई का छापा मारते थे किसी एजेंसी में, और उसके बाद हर 2 महीने बाद उनको करोड़ों रुपए का चंदा मिल जाता था, और उसके बाद उसका मामला शांत हो जाता था और कोई न कोई को एक हाथ ठेका मिल जाता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतिक रचना है। ये आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस बात को समझने लगा है, और सूचना के में ये अधिकार भी है भारत के नागरिकों की, उसको ये जानकारी मिल सके कि किस प्रकार हमारे देश को खोखला करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो है बीजेपी जो है षड्यंत्र रच रही है, और यही वजह है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। राजनांदगांव सीट की हम जिक्र कर रहे हैं, भूपेश बघेल को लेकर जो पार्टी के अंदर बगावत देखने को मिल रही है, क्या समझे क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता है, नेता है, क्या वो बीजेपी का भेष बदलकर कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, ये इस बात का प्रमाण है कि लोग अपनी बातों को खुलकर बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं, इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री जैसे पद शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे बड़े बड़े लोगों का 2-2 लिस्ट जारी हो जाने के बाद इसका जवाब मैं नागेंद्र जी से समझ लेती हूँ। ठीक है नीता जी, ठीक है नागेंद्र जी, नीता जी का साफ कहना है कि जो पार्टी में लोकतंत्रता है वो कांग्रेस पार्टी में, इसलिए लोग अपनी खुलकर बात रख रहे हैं। मतलब किस तरह से बात रख रहे हैं कि मीडिया का जरिया लेना पड़ रहा है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो ही सुनने को तैयार नहीं है, वो ही हिदायत दे रहे हैं कि पार्टी फोरम में रहकर आप बात करिए। अमृता जी, ये असंतोष की पराकाष्ठा कही जा सकती है, क्योंकि तमाम चीजें जो होती है पार्टी के अंदर होती है, उचित मंचों पे लोग अपनी बात कहते हैं। अगर सार्वजनिक रूप से जो सारी बातें कही जा रही है तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि स्थिति कितनी अनियंत्रित हो गई है, और कार्यकर्ता जो है लंबे समय से किस तरीके से उत्पीड़ित हैं, इसका खामियाजा दिख रहा है। और रही बात ये जो कहा जाता है कि चुनाव के समय तात्कालिक रूप से कुछ लोग पार्टी में इधर उधर आते जाते हैं, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया, जनता भी इसको समझती है और जनता ऐसे लोगों को खास तवज्जो भी नहीं देती। दूसरी चीज जो बार बार दोहराया जाता है कि चुनाव के समय इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं जीत के लिए, तो मुझे लगता है कि आज आम जो मतदाता है वो पहले पुराने
समय के ढर्रे पे नहीं है, वो अब हाईटेक है, वो सारी चीजों को समझता है, अपने स्तर पर उसका विश्लेषण करता है और तात्कालीन जो मुद्दे होते हैं उन पे विमर्श करने की उसमें क्षमता है। तो आप किसी भी तरीके का आप प्रचार प्रसार करिए, आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मुद्दों पे अटल रहती है। और मुझे लगता है कि हर पार्टी में कार्यकर्ताओं को उचित अवसर मिलता है अपनी बात कहने का। तो चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सही तरीके से अपनी बात को कहता है और उसका समाधान भी पार्टी नेतृत्व के द्वारा ही सुलझाया जाता है। तो अगर कोई चीज सार्वजनिक रूप से कही जा रही है, अखबारों की सुर्खियां बन रही है, तो जाहिर है वो जन रुचि का विषय है और इसका बड़ा इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके खिलाफ जाएगा ही। आप ये तो स्वीकार कीजिए। राहुल जी, क्या दिक्कत है आखिर बीजेपी को? क्यों डरी हुई है इतना? क्यों षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर? अमृता जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ना किसी प्रकार से भयभीत है, ना भारतीय जनता पार्टी को किसी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। लेकिन अगर वो स्वतः आए तो उनका स्वागत है, कोई भी पार्टी से हो, और उनको भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी पसंद है या फिर हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, तो हर कार्यकर्ताओं का हम स्वागत करेंगे। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार से षड्यंत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले चुनाव में, अभी जो हाल में महीने भर के अंदर चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें आप देखिएगा छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हमारे पाले में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल पूरे देश में 400 पार इस बार जाने वाली है। और मैं बता दूं, कांग्रेस की स्थिति इतिहास में सबसे खराब अगर किसी वर्ष में होने वाली तो वो होगा 2024। भारतीय जनता पार्टी तटस्थ है और विचारधारा की पार्टी है। पूरे के पूरे देशवासी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी और इस बार 400 पार आएगी। नागेंद्र जी, जिस तरह से आपने दोनों ही दावे सुने होंगे, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी, दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन सवाल ये, क्योंकि ये काफी परेशान करने वाला है, कहा जाता है कि कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी के, वही चुनाव जिता भी सकते और हरा भी सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस को इसका नुकसान होगा या बीजेपी को इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका सीधा संबंध आम जन से होता है। वो आम जन से मिलते हैं और अपनी पार्टी की नीतियां, अपने नेताओं, इनके बारे में आम जनता को अवगत कराते हैं और उनसे उनका जो रुझान है, उनका मत है, वो अपने पक्ष में करने का पुरजोर प्रयास करते हैं। और जब स्थिति ऐसी हो जाए कि कार्यकर्ता खुद असंतुष्ट हो, खुद परेशान हो, तो स्वाभाविक रूप से वो उसकी पीड़ा जो है वो नकारात्मकता में बदलती है और इस पे विचार मंथन होने की जरूरत होती है। लेकिन जब उसको आप देखिए कि उसको सही समय पे सही दिशा निर्देश ना मिले या उसकी उपेक्षा लगातार होती रहे, तो जाहिर है इसका असर चुनाव में तो होना ही है। कार्यकर्ता जितना ज्यादा परेशान रहेगा, वो आम जनता को अपनी पार्टी के नीतियों से कैसे अवगत कराएगा, किस तरीके से उनके मतों को वो पार्टी के पक्ष में लाएगा, ये तो समझने वाली बात है। बिल्कुल नागेंद्र जी, अगर हम देखें जांजगीर चांपा की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस वहां पर काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसी पार्टी के नेता जो हैं वहां से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी में आरोप लगा रहे हैं पार्टी पर। क्या लगता है कि स्थिति आने वाले दिनों में बदल सकती है कांग्रेस के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी पूरी कोशिश जो करनी चाहिए कि 11 सीट में से अधिकतम सीटों को पे आने की कोशिश करनी चाहिए और तमाम ऐसे मुद्दों को आम जनता के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए जहां पर बीजेपी उनको लगता है कि विफल हो रही है। लेकिन उसके ठीक विपरीत जहां जहां कांग्रेस अभी विधानसभा में मौजूद है, वहां भी उन्होंने प्रत्याशियों के चयन में शायद कुछ गलती करी होगी। इसका कारण वहां के कार्यकर्ताओं में या वहां के जो नेताओं में असंतोष के रूप में दिख रहा है, वो उसको सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको हो सकता है कि चुनाव प्रचार में दिक्कत आ रही हो, वो अपने पक्ष में वोट कराने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हो, तो इसका असर तो स्वाभाविक रूप से आएगा। 11 में से अगर वो ज्यादा से ज्यादा सीट लाने की कोशिश करने में जुटा हुआ
कार्यकर्ता जो है वो परिस्थितियों को विपरीत पाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज तो इस तरीके से निराशा भरी आएगी ही आएगी और प्रतिक्रिया भी दिखेगी। नीता जी, जिस तरह से बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं वो कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं हैं, क्या यही रीजन है जो पार्टी के अंदर इतनी अंतर्कलह देखने को मिल रही है, या फिर ये प्री प्लान था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बनाई जाएंगी ताकि जो वरिष्ठ नेता है वो उनकी बात सुने? देखिए, कांग्रेस, मैंने पहले कहा, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाती है और उसकी समीक्षा भी होती है और निश्चित तौर पे उसको आगे उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाता है जिस हिसाब से कांग्रेस मजबूत हो पाए। तो इसमें कहीं कोई शर्त नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति कहीं कोई कमजोर है। कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है और जहां जहां टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है वहां भी हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल में, ब्लॉक लेवल में, अपने सर्कल स्तर पर अपने काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। राहुल जी ने जिस लेकिन प्रकार नीता से जी, महिलाओं सवाल के ये भी, लिए लोकतंत्र घोषणा का आप की, जिक्र कर रही हैं, लेकिन लोकतंत्र चुनाव के ठीक पहले ही क्यों समझ में आता है कांग्रेस पार्टी को? हमेशा कार्यकर्ता हमेशा बात करते हैं। हमारे यहाँ बूथ और ब्लॉक की मीटिंग हर महीने होती है, जिले की मीटिंग होती है, प्रदेश की मीटिंग होती है और सभी को अपनी अपनी बातों को रखने का अवसर मिलता है और साथ ही साथ सुझाव रखने का भी अवसर मिलता है। ठीक है राहुल जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। देखिए, कांग्रेस की पार्टी अब डूबती नाव है और डूबते नाव में कोई सवार नहीं करना चाहता, ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में आने वाली है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस बार 400 पार जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की आप देखिएगा 2 सीटें हम पीछे हैं, लेकिन इस बार 2 सीटें भी रिकवर होंगी। 11 के 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आने वाली है। और सबसे बड़ा मैं विषय आपको बता दूं, चलिए नीता जी कुछ कहना चाह रही। राहुल जी आपको रोकना चाहूंगी। जी नीता जी अपनी बात रखिए। जी, भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से 400 में आना चाहती है? क्या इन्होंने ईवीएम टेस्ट कर रखा है? क्या इन्होंने बेरोजगारों को 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार दे दिए? क्या इन्होंने महंगाई कम करने के लिए कुछ काम किया? क्या इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन बोर्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं पार कर ली? इतना बड़ा भ्रष्टाचार पूरे लोकतंत्र में पूरे वर्ल्ड में कहीं इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं होगा जिस प्रकार से मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार किया। महादेव ऐप घोटाले को लेकर तो पहले बीजेपी आरोप लगाती रही थी, लेकिन अब आपके ही पार्टी के नेता वरिष्ठ नेताओं को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि राजनांदगांव से टिकट बदल दी जाए। देखिए मैडम, जितना काम महादेव ऐप में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उससे अधिक से अधिक काम और अधिक से अधिक कार्रवाई हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल जी की सरकार ने ही इसमें एफआईआर दर्ज की, भूपेश सरकार ने ही इसमें 1000 से ज्यादा मान लिया नीता जी, मान लिया, लेकिन उसके बाद भी आप ही के पार्टी के नेता वरिष्ठ नेताओं को क्यों पत्र लिख रहे हैं? आप ये बताएं, आज क्यों केंद्र की सरकार को बंद नहीं कर देती थी? क्यों विदेश से लोगों को लेके आके गिरफ्तार क्यों नहीं करती? क्यों केंद्र की सरकार ऐप पे, महादेव ऐप पे जीएसटी लेने का षड्यंत्र कर रही है? यही सट्टा खिलाने वाली पार्टियों से करोड़ों रुपए का चंदा क्यों भारतीय जनता पार्टी ने लिया? एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के पूरे पहलू इनके सामने आ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है लोगों को इस बात को पुख्ता नहीं करने के लिए। आज तो मैं कहना चाहूंगी अमिता जी, डिबेट तो इस बात पे होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस किस को कितना हुआ, किस किस पार्टी ने कितना चंदा लिया और किस किस ठेकेदार को किस किस ठेके मिलने के कारण लोन मिला। ये नहीं, ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। हमारी पार्टी निपटने की और जीत के भी भारतीय जनता पार्टी लेकिन नीता जी, इंटरनल मामला तो तब रहता है जब पार्टी फोरम के अंदर रहकर बात की जाए, मीडिया के जरिए बात की जाए, पब्लिकली बात की जाए, तब मुझे नहीं लगता कि इसे इंटरनल मामला कहा जा सकता है। रोजगार देने की बात थी, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? महंगाई कम कहाँ हुई? आप ये बताएं, किसानों की आय दुगनी करनी थी, वो कहाँ गए? जब किसान दिल्ली में अपनी बात रखने जाना चाहते हैं तो उनके, चलिए ठीक है नागेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगी। नागेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, नीता जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, मेरा सवाल अब नागेंद्र जी से। नागेंद्र जी, अगर हम देखें विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से महादेव ऐप को लेकर भाजपा ने भुनाया था, उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिला था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले इसी का विरोध कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कि अगर राजनांदगांव सीट से अगर पार्टी प्रत्याशी नहीं बदलती तो इसका जो प्रभाव है वो आने बाकी की सीटों पर भी देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि एक बार फिर बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा लोकसभा चुनाव में?
स्वाभाविक रूप से देखिए, कांग्रेस की जो नीतियां हैं जिस पे उनको वाकई में मंथन करना चाहिए था, बहुत सारी चीजों पे लगातार काम करने की जरूरत है, लेकिन वो सारे मुद्दों को सही तरीके से वो जनता के सामने ला पाने में कहीं ना कहीं विफल होती चली जा रही है। इसका पूरा फायदा बीजेपी जो है वो उठा रही है। मुद्दे लगातार सामने आते जा रहे हैं और अभी तक चुनाव के आने तक के मुझे लगता है कि और इतनी सारी चीजें बदलती आएंगी और बहुत सारे मुद्दे और उठते जाएंगे जिसका फायदा हमेशा बीजेपी को होता चला जाएगा। क्योंकि ये तो पहली बात असंतोष की है। आप देखिएगा कि पिछले सरकार ने जो काम काज किया, जिसमें से उन्होंने बहुत अच्छे जन कल्याणकारी काम भी किए, उसको भी कांग्रेस जो है उसको अपने पक्ष में कर पाने में, जनता के बीच लेके जाने में कहीं ना कहीं असहज हो जा रही। वो पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, कहीं भी वो एग्रेसिव नजर नहीं आ रही है कि वो कुछ इस तरीके से जनता के बीच जाए, इम्पैक्ट उसका ऐसा पड़े कि वो मुख्य मुद्दे की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करे और देश में एक मजबूत लोकतंत्र स्थापना की दिशा में काम कर सके। उसके मुद्दे जो है वो इतने अच्छे हो कि आम जनता उससे सहमत होती चली जाए। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर की जो क्राइसिस है, जो अंदर का असंतोष है, जो कहीं ना कहीं आम जनता को प्रभावित कर रहा है, और मुझे लगता है कि आम जनता एक विश्लेषण के दौर में तो है ही, और उस आज के दौर में अगर हम किसी चीज को कहें कि उनकी विफलता के पीछे फला पार्टी का ये हाथ है, मशीनरीज का ये हाथ है, फंडिंग की कमी है, तो ये सब चीजें आम जनता अब नहीं समझती, वो इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होती। बिल्कुल नागेंद्र जी, क्या समझे कि कांग्रेस पार्टी ही एक मौका दे रही है बीजेपी को, क्योंकि पिछले 4 बार के चुनाव हम देखें तो इतना अच्छा प्रदर्शन जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नहीं रहा, तब भी नहीं रहा जब विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी, तब भी सिर्फ 2 सीट जो थी लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के हाथ लगी थी। लेकिन इस बार क्या लगता है, जो बीजेपी बार बार क्लीन स्वीप की बात कर रही है, क्या ये सपना पूरा कर पाएगी बीजेपी छत्तीसगढ़ में? देखिए, जिस तरह से उत्साह से ये सारी बातें आ रही है और बार बार ये कहा जा रहा है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार पार्टी कर रही है, और बार बार मामलों में, विभिन्न प्रकरणों में जिस तरीके से कांग्रेस को उलझा रही है और कांग्रेस खुद अपने आप में उलझती चली जा रही है। उनकी स्पष्ट नीतियां जो है वो आम जनता को जिस तरीके से प्रस्तुत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। जबकि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में उनके पास सशक्त विपक्ष रहा, उसके बावजूद भी वो, मुझे लगता है कि एक प्रतिपक्ष की भूमिका में रहने के बाद भी वो इसका फायदा कहीं उठाते नजर नहीं आते। हर जगह वो खुद कटघरे में खड़े होते चले जाते हैं। जी राहुल जी, अगर राजनांदगांव की हम बात करें तो 8 सीटों पर जो लीड है विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मिली थी। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वाकई जो कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है भूपेश बघेल के चुनावी मैदान में उतरने से, क्या वाकई ये बात कहीं ना कहीं सच है, या किस फॉर्मूले पर बीजेपी काम करेगी इस सीट पर? अमृता जी, मैं सबसे पहले बिल्कुल अमृता जी, मैं नांदगांव वाले विषय में जवाब देने से पहले कांग्रेस प्रवक्ता साथी ने जो प्रश्न चिन्ह उठाया था ईवीएम को लेकर, उस पर जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा कि हम ईवीएम क्या सेट किए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है वहां पर ईवीएम सेट नहीं होता, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है ये आरोप लगाने लग जाते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं ईवीएम के ऊपर। जहां पर इनकी सत्ता आ जाती है इनको सत्ता छोड़ देना चाहिए कि ईवीएम हैक है। जब 5 साल पहले इनकी सरकार थी तब इन्होंने 73 सीटें छत्तीसगढ़ में जीती थी, तब क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किए, तब क्यों सत्ता में ये बैठे। अब मैं आ जाता हूँ राजनांदगांव के विषय पर। मैं बता दूं राजनांदगांव का विषय, वहां पर कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, इन्होंने भेजा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिनका वहां के लोकल कार्यकर्ता स्वयं विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सार्वजनिक मंच पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए भी अगर पार्टी बाहर से प्रत्याशी भेजने को तैयार है तो हम वो सीट भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ताओं को कहां तक भय है ये समझ में आता है। क्या वहां पे लोकल कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने तवज्जो क्यों नहीं दिया, इससे नाराज है वहां के कार्यकर्ता। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं, ये जनता के समक्ष स्वयं ढंग से वोट नहीं मांग सकती। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कारण से पूरे की पूरे सीट यहाँ पे जीतेगी। इसको मैं बता दूं
चलिए क्योंकि ठीक है राहुल जी, जिस तो प्रकार वक्त ही से तय हमने- करेगा कि आखिर वाकई भाजपा जो सपना देख रही बिल्कुल, क्लीन स्वीप का ये पूरा होता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरह से बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि इस बार क्लीन स्वीप जो है वो छत्तीसगढ़ में करने जा रही, क्योंकि पिछले 4 वक्त की हम बात करें तो चारों वक्त बीजेपी ने ही लीड की है। और ऐसे में अब हम देखें अगर कांग्रेस की स्थिति जो है पहले से बेहतर नहीं है। महादेव ऐप घोटाले को लेकर पहले बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही थी, विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस पार्टी में ही इस मुद्दे को लेकर बगावत देखने को मिल रही है। राजनांदगांव सीट पर प्रत्याशी को बदलने का ऐलान किया जा रहा है, बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं पार्टी आलाकमान को। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को ऐसे समय में एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, इस वक्त कांग्रेस पार्टी में ही गुटबाजी देखने को मिल रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है खासकर कार्यकर्ताओं में। अब ऐसे में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार 5 से जो 6 सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी लाने जा रही है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी का ये सपना पूरा होता है और क्या कांग्रेस की गुटबाजी आने वाले दिनों में थमेगी? जिस तरह से सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, क्या वाकई सचिन पायलट के आने के बाद जो ये अंतरकला है, असंतोष है, वो थम जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।